हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो 10th क्लास के साइंस के चैप्टर्स हैं उनकी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे और हमने जो 15 नंबर तक के सभी चैप्टर्स हैं उन सभी को देख लिया है। और अभी हम जो आपका 16 नंबर का चैप्टर्स है उसके बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर्स में क्या है, ये चैप्टर्स वैसे तो सभी इग्नोर से करते हैं, मतलब सभी से पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें आता है जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ऐसी चीज़ें आप सोचते हो कि सभी याद है, लेकिन इनको लिखते समय ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो इस चैप्टर को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और जो एनसीईआरटी बेस है उसी पर ये सब चलेगा। और अगर आपने अभी तक जो हमारे 15 तक के चैप्टर्स हैं उनको नहीं देखा है तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे वो हमारे 10th क्लास के साइंस की आपकी एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी। वहाँ पे आपको सभी जो 10th क्लास के चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के रिलेटिव वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी हम देखेंगे जो हमारा 16वां नंबर का चैप्टर है उसके बारे में। तो आपका चैप्टर है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन। तो उसमें क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। सबको पता है कि जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है और बिना संसाधनों के मानव जीवन है वो जीना मुश्किल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको सबसे पहले लिखना है जो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है तथा जिनका उपयोग कौन करता है, जीव करते हैं। वे संसाधन कौन से होंगे, वे होंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन। अभी इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में कौन से मिलेंगे हमें, जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जो आपका आप सोचो कि जल है, क्या जल प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि जल भी प्राकृतिक संसाधन है, जल को हम बना नहीं सकते, ये हमें जो प्रकृति है उसके द्वारा प्राप्त है। तो आपको लिखना है जल, आपको कोयला, पेट्रोल हो गया आदि। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे वन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी हमें प्राकृतिक संसाधनों में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, बेसिक छोटी छोटी हेडिंग्स हैं जो कि पढ़ने में मन नहीं करता। ये हेडिंग्स क्या है, किताब में आप इनको पढ़ने में, अभी अगर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से लिख दोगे, लेकिन वो लिखना ये लिखना एक सेम नहीं होगा, क्योंकि एक तो आप पढ़ के लिखोगे, एक आप लिख दोगे आराम से, एग्जाम्पल भी अच्छे से नहीं लिखोगे, पता है सबको, क्योंकि अभी बुक में भी ये चीज़ आती है तो हम इसे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है जल प्रदूषण का कोई टॉपिक आ गया आप क्यों पढ़ोगे, आपको पता है जल प्रदूषण क्या होता है, और आप एक दो उसके जो जल प्रदूषण के कारण है वो भी लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जल प्रदूषण के 5 कारण लिखो, तो 5 कारण कहाँ से लिखोगे, फिर आप मतलब जो उल्टा पुल्टा अटपटांग होता है वो लिखने लग जाओगे, जैसे कि उसमें मवेशियों को जल में नहलाया जाता है, कपड़े धुलाए जाते हैं, या फिर अन्य कोई काम किया जाता है, इसके कारण प्रदूषण होता है। अरे वैसा नहीं लिखते, एक होता है प्रॉपर रूप से लिखना, एक होता है कच्चा बच्चा लिखना। तो आपको वो कच्चा नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नंबर तो इसमें भी मिलेंगे, लेकिन वो है कि टीचर इसमें नंबर काट सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर लिखोगे तो उसमें नंबर काटने के चांस कम हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे जो हमारा प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसके बारे में। प्रदूषण क्या होगा, सबको पता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कोई अवांछित वस्तु मिल जाती है उसे प्रदूषण बोलते हैं। जैसे पानी है, पानी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उसमें अवांछित वस्तु, जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो केमिकल निकल रहा है वो पानी की नदियों में क्या है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर वो नदी में मिल रहा है तो वो क्या हुआ, अवांछित वस्तु है, वो केमिकल, वो आपके प्राकृतिक संसाधन में मिल गई तो वो क्या है, प्रदूषित हो गया। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, प्राकृतिक संसाधनों में अवांछित वस्तु मिल जाती है,
या फिर आप क्या लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसका दूषित होना, आप ऐसा भी लिख सकते हो। प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रदूषण। लिख दो। अभी प्रदूषण हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे, तो आपको टाइप्स लिखने हैं इनके, कि मुख्य रूप से प्रदूषण हमारे पास 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका, वो होगा जल प्रदूषण। नंबर 2 होगा, वो होगा मृदा प्रदूषण। मृदा मतलब जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है, उसे हम मृदा बोल रहे हैं, मृदा प्रदूषण। और जो नंबर 3 है वो होगा हमारे पास एयर पोल्यूशन, जिसे हम बोलेंगे वायु प्रदूषण। मुख्य रूप से आपके पास ये 3 होंगे, और आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा प्रदूषण के कारण लिखो, वायु प्रदूषण के कारण लिखो, या जो आपका वायु ये जल प्रदूषण है इसके कारण लिखो। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ तीनों के बारे में। जैसे जल प्रदूषण है, उसका कारण आप सभी को पता है कि उसमें जो पानी है उसमें अवांछित वस्तु मिल जाती है, या फिर कोई केमिकल मिल जाता है, जो फैक्ट्रियों से केमिकल निकलते हैं वो मिल जाते हैं, कचरा वो डाल दिया जाता है। इन कारणों से क्या है, जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। और जो मृदा है, मृदा में क्या होगा, जो आपकी प्लास्टिक है, रबर है, उनको डाल दिया जाता है, हर कहीं से मृदा खोद दी जाती है, पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते। पेड़ पौधे भी देखो मृदा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेड़ पौधे है वो मिट्टी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और जो वायु प्रदूषण है उसका भी बहुत सारा कारण हो गया, जैसे आपके अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग करना, वाहन है उसका अधिक प्रयोग करना, और भी कई है, जैसे प्लास्टिक है, आपका रबर है, पॉलीथीन है, इनको जलाना, इसके कारण जो धुआं निकलती है वो भी इसका एक मुख्य कारण है। बहुत सारे इसके कारण मिल सकते हैं, और हमें क्या है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पोल्यूशन बहुत कम हो। तो प्राकृतिक संसाधन है ये क्या है, लिमिट में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये वापस नहीं मिलेंगे। कि पानी है, पानी ख़त्म हो गया, वापस कहाँ से मिलेगा। अभी चलो मानते हैं कि पृथ्वी पे 2/3 हिस्से में पानी है, एक हिस्से पर तो अपन रह रहे हैं, बाकी 3 हिस्से में पानी है, ये चीज़ मान सकते हैं हम। लेकिन बाद में वो तो पूरा एकदम से लवणीय है, उसमें नमक मिला हुआ है, वो पीने योग्य पानी नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है ये समस्याएं है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में। मैं एक चीज़ बेसिकली आप ध्यान रखो कि जो ये चैप्टर है ये पूरा आपका थ्योरेटिकल है, इसमें आपको इतना लिखने की जरूरी नहीं है। जो एनसीईआरटी बेस है उससे हटकर मैंने कुछ लिखाया है वो हम लिख लेंगे और इसे समझ लेंगे, क्योंकि इसमें हमें जो बढ़ा चढ़ा के लिखना है वो इसमें नहीं लिखना। इसमें जो आपका नॉलेज है, जो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, वही देखा जाएगा। तो इसमें हमारे पास पर्यावरण समस्याएं, वैश्विक समस्याएं है। कौन सी? वैश्विक, जो कि पूरे विश्व की समस्या है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण में और कोई सी समस्याएं हो रही है, तथा इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप असहाय पाते हैं। कि अगर इनके समाधान नहीं हुआ और इनमें कुछ परिवर्तन हुआ तो हम असहायता में रहेंगे, क्योंकि जो आपको पता है प्राकृतिक संसाधन है, जो पर्यावरण है, उसकी मनुष्य को बेहद ज़रूरी है। बिना पर्यावरण के हम जी नहीं सकते, बिना ऑक्सीजन के आप जी सकते हो? नहीं जी सकते। तो इनके असहाय मतलब इनकी असहायता के कारण हम इनके जो परिवर्तन है या इनमें परिवर्तन या इनके समाधान अथवा अगर इनमें समाधान नहीं हुआ या इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम इनके लिए असहाय मतलब इनके असहायता महसूस करेंगे इनके प्रति। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो सेकंड पॉइंट है वो बोलते हैं इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनिमय है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हर कहीं से आप वैसा नहीं कर सकते, कि पानी में ऐसा नहीं कर सकते। कई जगह में कानून देखने को मिलते हैं। तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। हमारे देश में भी हम बहुत सारे कानून देख सकते हैं। जैसे हर कहीं पे हम वन नहीं काट सकते, कि जो गवर्नमेंट क्षेत्र है, वन विभाग है, वहाँ पे थोड़ी ना कहीं जंगल आप जाके वहाँ पे पेड़ काट रहे हो, पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो हमारे देश में भी इसके लिए बहुत सारे कानून देखने को मिल रहे हैं। और अभी प्रेजेंट युग में देखें तो कि जो लोग हैं वो इसके प्रति एक्टिव हो रहे हैं कि जो
पर्यावरण है उसके प्रति थोड़े लोग एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी है वो बहुत कम है। अधिक क्वांटिटी चाहिए जिससे जो पोल्यूशन है, आपके जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको बचाया जा सके। इसके बाद में हम देखेंगे अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करते हैं। जो संगठन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसके लिए कार्य करते हैं। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि बहुत सारे संगठन क्या करते हैं, फ्री में आपको पेड़ देते हैं, पौधा लगाने के लिए आपको उत्साहित करते हैं, वो यही होते हैं। ये क्या करते हैं, आपको जो पर्यावरण है, नेचर है, इसके बारे में कुछ बताते हैं, नेचर के जो लाभ है उसके बारे में बताते हैं, फिर जो पेड़ पौधों के लाभ है उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या है, हमारे देश में भी इस चीज़ पर अभी रूल्स लग रहे हैं कि लोग पहले से ज़्यादा मानने लग रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें और मानने की ज़रूरत है। तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना है हमें, और जो पर्यावरण की समस्या है उनका भी ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता, कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनके प्रबंधन की आवश्यकता है, कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित विकास के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित विकास के लिए। नंबर सेकंड पॉइंट होगा विविधता को बचाने के लिए। अभी विविधता किस प्रकार से, सभी के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर विविधता किस प्रकार से। विविधता जैसे आप देख सकते हो, आपने एक वन है, पूरा वन है, कहीं पे एक बड़ा वन है, वन को आपने काट दिया, तो एक वन में आपको पता है कि एक जीव है, उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारी नस्ल आपको देखने को मिलेगी। तो आपने उस वन को अगर काट दिया है तो उस वन में क्या है, बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे, बहुत से ऐसे पेड़ होंगे, बहुत से ऐसे फूल होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी जो कि वहीं पाई जाती है केवल, और कहीं नहीं पाई जाती। तो वो वहाँ से नष्ट हो गई ना, कि जो एक अनुकूल क्षेत्र में जो चीज़ पाई जा रही है, आप उस क्षेत्र को नष्ट कर रहे हो तो वो चीज़ भी तो नष्ट होगी ना। तो वहाँ पे जो जीव है, मतलब जो उनकी प्रजाति है, उसमें विभिन्नता भी हमें देखने को मिलेगी। तो यह होगा जैव विविधता को बचाने के लिए भी जो पर्यावरण संसाधनों के प्रबंधन है उसकी आवश्यकता है। नंबर थर्ड हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए। अभी आपने जो हमारे पहले वाले चैप्टर्स देखे हैं उसमें आपको पता है पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जो इकोसिस्टम है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी भी हमें बहुत सारी आवश्यकता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, हम सजीव हैं, हम जो सजीव हो वो हमारे आसपास जितनी भी निर्जीव वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र ही है। अगर पारिस्थितिक तंत्र ही खत्म हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। और क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होने से बचाने के लिए। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, हमारा जल हो गया, और बहुत सारे हो जाते हैं, वायु हो गए, इनको दूषित होने से भी बचाने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसके बाद में संसाधनों को समाज के सभी वर्गों में उचित वितरण और शोषण से बचाना। संसाधनों समाज के सभी उचित वितरण और शोषण से बचाना, कि ये जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं इसका क्या उपयोग है वो सभी लोग करें। ये लाइन ऐसा बोलना चाहती है एनसीईआरटी की कि जो प्राकृतिक हमें संसाधन मिल रहे हैं इसका प्रयोग क्या है, जो समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सभी को इसका उपयोग मिले। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपका पेट्रोल है, मानो जो पेट्रोल की प्राइस है वो इतनी पर्टिकुलर नहीं है कि जो एक मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास लेता है, लेकिन उससे भी नीचे जो गरीब आदमी है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हम नहीं मान सकते कि जो प्राकृतिक संसाधनों का विचित उत्तरण है वो सभी ले, लेकिन सभी नहीं लेते। लेकिन बोला था कि सभी को इसका उपयोग मिले। अगर हम पेट्रोल का अधिक उपयोग करेंगे तो इसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर कम उपयोग करेगी तो प्राइस तो घटेगी ना। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। प्राकृतिक संसाधन जो आपका ये चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऐसा है कि बोरिंग चैप्टर लगता है कि ये चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन जो लिखोगे ना तभी आपने ये चीज़ें पढ़ी है। अभी मैंने बताया ये चीज़ लिखने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिकल लगती है, सबको लगेगी। तो क्या है, एक तो है आराम से समझ के लिखना, एक वैसे आपके जो पहले कभी देखा है उसके हिसाब से लिखना, उसके आधार पर लिखना, वो चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन अगर आप पढ़ के लिख रहे हो तो वो चीज़ आपकी 100% सही होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे समस्याओं के दोहन का अर्थ। जो इसकी समस्या है उसके दोहन का अर्थ तो है हमारे पास, जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, कि समस्याओं का दोहन मतलब समस्याओं का ये संसाधन है इसका अधिक से अधिक उपयोग करना, कि अंधाधुंध उपयोग हो गया आपके, कि समस्याओं का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो बड़ी तीव्रता से प्रकृति से इसका ह्रास होने लगता है। ह्रास मतलब कमी आने लगती है, इसका नुकसान होने लगता है। इससे हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। कि अगर आपके पर्यावरण में जल की कमी पड़ गई,
वातावरण हमारे यहाँ जल की कमी है तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा ना, कि जल नहीं है तो जो पेड़ है वो नहीं लगेंगे, और भी बहुत सारी जो आपको नुकसान है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो बड़ी तीव्रता से प्रकृति में इसका ह्रास होने लगता है। ये हो गया। इसके बाद ये संसाधन हमारे ही नहीं अपितु अगली पीढ़ियों की भी है। बिल्कुल ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं संसाधन, अभी आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो ये थोड़ा ना कि ऑक्सीजन आपकी अकेलों की है, जितने भी आप प्रेजेंट में पृथ्वी पर हो उतनों की नहीं है। जो अगली पीढ़ी आएगी, जो आपका बेटा होगा, उसके जो बेटे होंगे, या फिर उसकी भी जो कोई आपकी अलग पीढ़ी है, उसके लिए भी उनका भी हक है जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है इसका उपयोग करने का। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और दूसरा कि प्राकृतिक संसाधनों से कैसे नुकसान होगा, जैसे आपका अगर पेड़ काट दिए तो उससे हमें क्या नुकसान, अरे बहुत नुकसान होता है, बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, वो इसी के कारण बढ़ता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बोला इसके कारण कैसे, कि अगर आपने एक जगह के पूरे पेड़ काट दिए, ठीक है, पूरे जितने भी पेड़ है वो काट दिए, वहाँ पे क्या होगा, अगर बारिश होगी तेज़ तो क्या होगा, पानी क्या है सड़कों पे आ जाएगा। किसी सिटी के काट दिए, शहर के काट दिए। अगर पेड़ हो गए तो पेड़ क्या करेंगे, उनकी जड़ है वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर संभालेगी, धरती के अंदर चला जाएगा, जो हमारी मिट्टी है उसमें चला जाएगा। लेकिन पेड़ ही नहीं है, और पेड़ के कारण क्या होगा, जो मृदा अपरदन होगा, मतलब मिट्टी क्या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के साथ बहती रहेगी। वो चीज़ भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर्स है, इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको क्या है, इस चैप्टर में बोर नहीं होना है। पहली चीज़ बोर नहीं होना। दूसरी चीज़ अपनी एनसीईआरटी से कनेक्टेड रहो, मतलब जो लाइन्स यहाँ पे पढ़ा रही है उन्हें एनसीईआरटी में पढ़ना है, और जो नोट्स हैं वो प्रॉपर आपको बनाने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, जो हमारा मृदा अपरदन होता है उसके बारे में देखेंगे, जो पॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।